नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिस विषय में वो है वाक्य, हिंदी व्याकरण का वाक्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। यहाँ पर सार्थक से क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है सार्थक का? सार्थक का मतलब होता है कि जिसका सही अर्थ हो। जैसे कि क, म, ल, कमल। अगर हम इन वर्णों को बदल दें, इनके स्थान में परिवर्तन कर दें, जैसे म ल क मलक, तो कोई शब्द नहीं बनेगा। जैसे वर्णों के उचित क्रम से ही शब्दों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से शब्दों के उचित क्रम से ही वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी भाषा में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर जा रहा हूं आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्रिया आ रही है और बीच में कर्म आ रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। और कर्ता सबसे पहले आ रहा है ना। तो ये क्रम है, हिंदी भाषा का एक क्रम है। जैसा कि अंग्रेजी भाषा का क्या है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर हमने इस क्रम में किसी वाक्य में कोई शब्दों को नहीं रखा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि मैं जा रहा हूं बाजार, तो ये वाक्य गलत है ना। क्या सटीक वाक्य होगा कि मैं बाजार जा रहा हूं? या फिर अगर कोई बोले जा रहा हूं मैं बाजार, तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं कि वाक्य में सार्थक शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वाक्य रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। वाक्य में किसी भाव या विचार को प्रकट करने की पूर्ण क्षमता होती है। कोई भी वाक्य होगा उसमें पूरी क्षमता होगी कि वो किसी भी भाव या विचार को प्रकट कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई वाक्य बोला जाए और उसका अर्थ स्पष्ट ना हो। अगर अर्थ स्पष्ट नहीं है, अगर वो अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं शब्द, तो वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य पदों, पदों मतलब शब्द। अच्छा, पद और शब्द में क्या अंतर है? शब्द वो होते हैं जब हमारे स्वतंत्र शब्द होते हैं, जैसे कमल, नेत्र, विद्यालय, अशोक, ये सब हमारे क्या है? सम्राट, ये सब हमारे शब्द हैं। लेकिन जब इन शब्दों को हम एक व्यवस्थित क्रम में वाक्य में पिरो देते हैं तो ये शब्द शब्द न रहकर हमारे पद बन जाते हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की योग्यता होती है। अब हम देख लेते हैं वाक्य के अंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य के अंग क्या होते हैं? वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन सा? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य का वह अंश होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे उद्देश्य हम उसको बोलेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे राम, राम के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर राम हमारा उद्देश्य है। लेकिन वही वह विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है, ये क्या है? ये विधेय है। तो विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात कही जा रही है वो हमारा विधेय होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सीता सीता मैदान में भाग रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सीता मैदान में भाग रही है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? सीता, कि जिसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में। तो सीता क्या हो गई हमारी? उद्देश्य। और जो विधेय क्या होगा कि वो क्या काम हो रही है, क्या बात हो रही है उसके बारे में? कि सीता मैदान में भाग रही है, तो मैदान में भाग रही है, ये क्या होगा? विधेय होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में यहीं से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अच्छा, अब देखिए कई बार क्या होता है कि विधेय और उद्देश्य का विस्तार भी होता है, और मुख्य तौर पर उद्देश्य का। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला, ममता खाना खाती है, तो यहाँ पर ममता क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और खाना खाती है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब उद्देश्य का विस्तार कैसे होता है? जैसे मेरा भाई सोहन, अब बात किसकी हो रही है? सोहन की। लेकिन उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? जैसे मेरा भाई सोहन, तो ये पूरा उद्देश्य का विस्तार है। मेरा भाई उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है। सोहन उद्देश्य है, और पढ़ता है, तो पढ़ता है विधेय हो गया, है ना। तो कई बार पूछते थे कि उद्देश्य क्या है, तो कई बार बच्चे टिक मार्क वाले में लिख देते हैं सोहन, तो सोहन नहीं है, पूरा है मेरा भाई सोहन, ये पूरा उद्देश्य होगा, ठीक है।
तो ये उद्देश्य और विधेय आपको कई बार छांटने के लिए परीक्षा में आ जाते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं वाक्य के भेद जो हैं वो उनको दो आधारों पर बांटा गया है। दो आधार हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, जैसे राम स्कूल जाता है। निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं या निषेधवाचक वाक्य भी बोलते हैं। निषेध का मतलब ही होता है जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम स्कूल जाते हो या तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो ये हमारा प्रश्न है। ये बहुत आसान है, आपको समझ आई गए होंगे, लेकिन कक्षा 10वीं में ये अर्थ के आधार पर नहीं है, ये आपके 7th 8th क्लास में आते हैं। जो आपके 10वीं कक्षा में है वो रचना बनावट के आधार पर है, जो कि हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज्ञावाचक, जैसे आप यहाँ बैठिए, हमने उसको आज्ञा दी कि आप यहाँ बैठिए। इच्छावाचक में हमेशा ब्लेसिंग्स आती हैं, आशीर्वाद आते हैं, आशीर्वचन आते हैं, किसी की कामना आती है, जैसे ईश्वर करे वह सुखी रहे या सब सुखी रहे। संदेह मतलब जैसे शायद, कि शायद हो सकता है बारिश हो, शायद वह घर पर आया होगा। विस्मय आदि बोधक वाक्य भी बोलते हैं या फिर विस्मयवाचक वाक्य भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्सक्लेमेटरी जो साइन होते हैं, जो उनके बाद लगते हैं, वाह क्या तस्वीर है ना, या वाह तुमने बहुत अच्छा किया, ओह ये क्या हो गया, है ना, जो हमारे भाव को प्रकट करते हैं शब्द, वो हमारे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य, जैसे जब हमें किसी की ओर संकेत या इशारा करना हो, जैसे देखो वह तुम्हारा मित्र आ रहा है ना, तो ये संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो जो हमें मुख्य तौर पर पढ़ना है रचना बनावट के आधार पर, हम वो देख लेते हैं एक बार। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में केवल एक ही उपवाक्य हो, जैसे मोहन खेलता है ना। जब किसी भी वाक्य में एक ही क्रिया हो, मैं तो ये बोलूंगी कि जब किसी भी वाक्य में एक क्रिया होती है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वो हमारा सरल वाक्य होता है। जैसे मोहन खेलता है, सुलेखा कपड़े धोती है, वह पढ़ता है ना, तो ये हमारा सरल है, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है, सरल वाक्य है। इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। सरल वाक्य होते हैं ये। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वो होते हैं, जैसे संयुक्त, आपको शब्द ही पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि जब दो अलग अलग शब्दों को जोड़ा जाता है ना, और जोड़ते किससे हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से, है ना, समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है और श्याम खेलता है। अब देखिए दोनों अलग अलग वाक्य है, राम पढ़ता है ये भी पूर्ण वाक्य है अपने आप में, और वह या सोहन खेलता है ये भी पूर्ण वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? और का। तो और शब्द जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय जो है, जब कोई दो सेंटेंसेस, दो वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। अब देखिए मिश्रित क्या होता है? मिश्रित का जैसे आपको पता है मिश्रण, मिक्सचर, है ना, यानी कि इसमें कोई एक वाक्य नहीं होता, इसमें बहुत सारे वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों में भी एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी सारे उस पर आश्रित होते हैं। जैसे जैसे ही बारिश हुई, अब आप कहेंगे फिर क्या हुआ? तो जैसे ही बारिश हुई वैसे ही हवाएं चलने लगी, या वैसे ही मैं घर पर आ गया। यानी कि आप देखेंगे कि जो पहला उपवाक्य है वो प्रधान है और जो दूसरा है वो उस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है उस पर, है ना। जैसे ही बारिश हुई तो हम कहेंगे क्या हुआ? फिर हमारे मन में एक प्रश्न होगा, हमारा वाक्य पूर्ण नहीं हुआ, है ना। तो लेकिन जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें क्या होता है? राम स्कूल जाता है, तो ठीक है राम स्कूल जाता है, ये अपने आप में पूरा वाक्य है, इसके ऊपर कोई दूसरा वाक्य के ऊपर आधारित नहीं है ये। लेकिन हमने क्या किया? उसको और से जोड़ दिया, राम स्कूल जाता है और श्याम खेलता है। दोनों में डिफरेंस आप कर पा रहे होंगे, नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैंने आगे आपको पूरे इसकी पहचान दी है, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि संयुक्त वाक्य को हम परीक्षा में अगर आता है कि कौन सा वाक्य, तो हम कैसे पहचानेंगे, और अगर मिश्रित वाक्य आता है तो हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए वाक्य भेद जानने से हमें वाक्यों को समझने, लिखने और बोलने में शुद्धता तथा प्रभावशीलता आती है।
अब हम देखेंगे आगे सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया हो, एक उद्देश्य और एक विधेय, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, लड़के मैदान में गेंद खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही, अब आप देखेंगे एक ही क्रिया है उसमें। ये आकार में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से साधारण और सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी कि इसमें एक ही क्रिया दिखाई देगी आपको। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तरीय साधारण वाक्य योजकों के द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो साधारण दो सरल वाक्यों को योजकों के द्वारा जोड़ा होता है। जैसे वह ऑफिस गया और काम में लग गया। काम में लग गया और ऑफिस गया, इन दोनों को मैंने किससे जोड़ा, और से। छात्र कम रोशनी में पढ़ता था इसलिए अपनी आंखें गवा बैठा। अब देखिए, अब वह अपनी आंखें गवा बैठा और कम रोशनी में पढ़ता था, ये दोनों वाक्य किससे जोड़े गए हैं, इसलिए से। आप खाना अभी खाएंगे या थोड़ी देर बाद, तो ये दोनों भी जो है या से जोड़े गए। ठीक है। वह जीन्स पहनता है तथा हिप्पियों की तरह लंबे बाल रखता है, तो तथा भी हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य की पहचान है। उपयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य और इसलिए या तथा योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य जैसा कि मैंने बताया, ये दो सरल वाक्य होते हैं, दोनों के अपने अपने अर्थ होते हैं, लेकिन ये दोनों योजकों से जुड़े होते हैं, किसी ना किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। अब संयुक्त वाक्य में क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें आए सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इनमें समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग संयोजक के रूप में और विभाजक के रूप में होता है, परिणाम बोधक के रूप में होता है। जैसे संयोजक के रूप में कौन कौन से आते हैं, और, अथवा, एवं, जो जोड़ते हैं दोनों वाक्यों को। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, वह ऑफिस गया और काम में लग गया। संयोजक मतलब जोड़ने वाला। विभाजक के रूप में अथवा, जैसे दो छोटे छोटे वाक्यों को जो अलग कर रहा है ना। विरोध दर्शक के रूप में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अन्यथा, है ना। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि आज बारिश हुई थी पर मैं विद्यालय गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पर जो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है। उसने मेहनत की परंतु परिणाम नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा विरोध दर्शक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिणाम बोधक के रूप में अतः, इसलिए, जैसा कि अभी हमने एक वाक्य देखा, छात्र कम रोशनी में पढ़ता था इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा, है ना। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। संयुक्त वाक्य भाषा को प्रभावशाली और सुबोध बनाते हैं तथा विचारों को स्पष्ट रूप से जोड़ने में सहायक होते हैं। अब देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक तो प्रधान वाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कि वो छोटे वाक्य, छोटे इन द सेंस कि जो उस पर डिपेंडेंट है, जो मेन सेंटेंस है उस पर दूसरे डिपेंडेंट है, बाकी जो आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य कौन कौन से, जिससे शुरू होते हैं कि, जैसे, वैसे, जो, जिसने, जब, जहां, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है, कि कल छुट्टी है। अध्यापिका ने कहा, क्या कहा, आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या कहा अध्यापिका ने, तो हम पूरा वाक्य करेंगे, यानी कि दूसरा जो वाक्य है वो इन पर डिपेंडेंट है। अध्यापिका ने कहा, क्या कहा, है ना। अब देखिए अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है, जो लड़का बाहर खड़ा है उसे बुलाओ। जो लड़का खड़ा है, तो हम हमारे मन में प्रश्न आएगा कि क्या करें उसका फिर, जो लड़का बाहर खड़ा है। अभी हमारी ऐसा लगेगा आपको सेंटेंस पढ़ के कि जैसे ये सेंटेंस जो वाक्य है वो अधूरा है, वो कुछ ना कुछ आगे होना चाहिए था इसके। तो जो लड़का बाहर खड़ा है उसको बुलाओ। जब मैं वहां गया, तब हमारे मन में प्रश्न आएगा तब क्या हुआ, जब मैं वहां गया वह सो रहा था। अब हमारा वाक्य पूरा हो। तो हम देखेंगे कि एक वाक्य जो है वो मुख्य है और दूसरे उस पर आश्रित है। यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट
हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, पहले जो हमारा वाक्य था, अध्यापिका ने कहा, मुख्य उपवाक्य है, और कल छुट्टी रहेगी आश्रित उपवाक्य है ना। अध्यापिका ने कहा क्या है हमारा मेन सेंटेंस, मुख्य उपवाक्य है, और की कल छुट्टी रहेगी वो उसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, और ये किससे जोड़ा गया है, की योजक द्वारा जोड़ा गया है। मुख्य उपवाक्य हमारा पता चल गया, आश्रित उपवाक्य हमारा पता चल गया, और योजक भी हमारा पता चल गया। जैसे मुख्य उपवाक्य क्या है, अध्यापिका ने कहा, आश्रित उपवाक्य क्या है, कल छुट्टी रहेगी, और योजक क्या है हमारा की। उसे बुलाओ मुख्य उपवाक्य है, और लड़का बाहर खड़ा है आश्रित उपवाक्य है ना। उसे बुलाओ हमारी मेन सेंटेंस है, उसे बुलाओ किसे, जो लड़का बाहर खड़ा है, तो ये हमारा इस पर आश्रित है। वह सो रहा था मुख्य उपवाक्य है, जब मैं वहां गया, तो जो मैं वहां गया आश्रित उपवाक्य है, और जो जब है वो क्या है, योजक है। सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ये क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है, और इस बार वर्षा न हुई, ये हमारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है, और यदि एवं तो जो है वो योजक है, जिनके द्वारा ये दोनों सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। अब देखिए मिश्र वाक्य, आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य अपने आप पूरा अर्थ नहीं देते, बल्कि मुख्य उपवाक्य के साथ जुड़कर ही उनका पूरा अर्थ प्रकट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आश्रित उपवाक्य को समझ लेते हैं। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो उसकी पहचान कैसे होगी, है ना, और कौन कौन से आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं, जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म या पूरक के बदले होता है, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। वह प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़ा रहता है। जैसे मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञानार्जन करूं, यानी कि ज्ञान का अर्जन करूं, तो इस वाक्य में की ज्ञानार्जन करूं प्रधान उपवाक्य की क्रिया है, का उद्देश्य करता है ना। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। अब देखो संज्ञा उपवाक्य हमें कैसे पता चल रहा है कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञानार्जन करूं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये बात हो रही है वो एक व्यक्ति के बारे में हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे विशेषण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, सर्वनाम अथवा संज्ञा पदबंध की विशेषता बताने वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यह वही कलाकार है जिसे कल पुरस्कार मिला था। अब जिसे कल पुरस्कार मिला था उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होगा, जैसे यह आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब संगीता यहाँ आई तब मैं कहानी लिख रहा था। इस वाक्य में तब मैं कहानी लिख रहा था प्रधान उपवाक्य है, और जब संगीता यहाँ आई क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो जब कब लिख रहा था, जब संगीता यहाँ आई। ठीक है, तो ये हमारा क्रिया की विशेषता बताने वाला उपवाक्य है। कई बार प्रश्न में होता है कि उपवाक्य पूछ लिया जाए, लेकिन मुख्यतः नहीं पूछे जाते हैं। बस ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें। वैसे अगर मैं देखूं कि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचाना जा सकता है, तो वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्य, जैसे आश्रित उपवाक्य का आरंभ प्राय समुच्चय बोधक अव्यय से होता है, जैसे कि, जो, जब, जहां, जिस, है ना। जो बाहर खड़ा है, जहां हम गए थे, तो जहां पर ये जो, की, जहां, ये जो होते हैं ये हमेशा आश्रित होते हैं। जैसे आप देखेंगे महात्मा गांधी ने कहा, ये क्या है, ये मुख्य है, और कि सत्य ही ईश्वर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य। या फिर जो लड़का बाहर खड़ा है, ये क्या हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, यानी कि जो, जिसे, कि, इनसे जो शुरू होते हैं वो हमारे आश्रित उपवाक्य होते हैं। उसे बुलाओ वो हमारा मुख्य उपवाक्य हो जाएगा। मुख्य उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं उसे बुलाओ तो ये स्वतंत्र है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ जो बाहर खड़ा है, तो आपके मन में आएगा क्या,
आगे कुछ बताओ कि जो बाहर खड़ा है उसका क्या हुआ, उसकी क्या नाम है, तबीयत खराब है, या उसको कहीं मार्केट जाना है, या उसे अंदर बुलाओ, क्या बोलना चाहते हो, पूरा वाक्य नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मुख्य उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र होता है और उसका पूरा अर्थ व्यक्त होता है, जबकि आश्रित उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है, यानी कि डिपेंडेंट होता है। अब देखिए ये स्लाइड जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अगर ये जो शब्द है, अगर ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है अगर आपको ये याद है, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। और यही मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संयुक्त वाक्य पहचाने या मिश्र वाक्य पहचाने या इनको बदलिए उसमें, है ना। जैसे संयुक्त वाक्य में आप याद, वैसे मैं तो अपने छात्रों को मुख्य तौर पर यही कहती हूँ कि आप ये शब्द याद कर लो जो संयुक्त वाक्य में आते हैं और ये शब्द याद कर लो जो मिश्र वाक्य में आते हैं। जैसे ही आपको ये शब्द दिखाई दे सीधा टिक लगाओ कि ये वाला वाक्य है ना। जैसे और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, अतः, फिर भी, तथापि, ये सारे किसकी पहचान है, संयुक्त वाक्य। अगर आप ये संयुक्त वाक्य के शब्द जो है इनकी पहचान कर लेंगे, जहां भी जिस भी वाक्य में आपको ये शब्द दिखाई दे, और दिखाई दे, तथा दिखाई दे, एवं दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे, किंतु, परंतु, मगर, या, अथवा, अगर ये शब्द दिखाई देते हैं तो वो हमारे सीधे सीधे सरल संयुक्त वाक्य हैं। और यही अगर जो, जिसे, जिसका, जहां, जब, जबकि, क्योंकि, चूंकि, यदि, अगर, यद्यपि, ताकि, जिससे कि या की दिखाई देता है तो वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य पहचानने के लिए, परीक्षाओं के लिए अगर आपको याद करना है तो ये शब्द जो है मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, इन्हें याद कर लें और आपको पता लग जाएगा कि जब भी परंतु आया, मगर आया, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। और जहां जब, जबकि, क्योंकि, यद्यपि आया वो हमारे मिश्र वाक्य हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। और सरल वाक्य में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, सीधा सीधा एक क्रिया है और उसका रूपांतरण है। अब हम देखेंगे वाक्य रूपांतरण। आपके ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, या तो पूछते हैं कि वाक्य का प्रकार पहचाने या फिर उसका रूपांतरण करें। जैसे सरल वाक्य है, परिश्रम करने से उसे सफलता मिल गई, तो कई बार कहा जाता है कि इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हमें कुछ तो योजक चिन्ह लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, उसने परिश्रम की या उसने परिश्रम किया और उसे सफलता मिल गई। अब मैंने यहाँ पे और लगा दी। अच्छा देखिए, एक और गलती बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कई बार एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है, 2000 अभी पिछले साल का ही जो परीक्षा थी उसमें इस प्रकार का प्रश्न था कि राधा और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। अब बच्चों ने देखा कि और तो लगा हुआ है, तो और लगा हुआ है तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल सरल वाक्य था। क्यों था सरल वाक्य, क्योंकि ये दो शब्दों के बीच में और लगा हुआ है, दो वाक्यों के बीच में और नहीं है ना। तो इन गलतियों से बचिए। ये कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों से पूछते हैं कि आपको कितनी जानकारी है। जब भी और लगेगा, अगर दो वाक्यों के बीच में और लिखा है, जैसे राधा स्कूल जा रही है और श्याम घर पर सो रहा है, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ राधा और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है, ये हमारा सरल वाक्य है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद अगर हमें बोलना हो कि इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, क्योंकि उसने परिश्रम किया इसलिए उसे सफलता मिल गई। इसी प्रकार से सरल वाक्य का दूसरा देखेंगे, मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी चलने लगी। अब मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी गाड़ी चलने लगी, ये क्या होगा बताओ। तभी गाड़ी चलने लगी तो मिश्र वाक्य हो गया, हमने बना दिया, लेकिन हमें बनाना है संयुक्त वाक्य। तो मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी चलने लगी। क्योंकि तभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि तभी के लिए फिर हमें आगे भी लगाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तभी, या उसी वक्त, या वैसे ही गाड़ी चलने लगी। मिश्र वाक्य में बदलना होगा तो क्या करेंगे, मैं ज्यों ही स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही गाड़ी चलने लगी, या वैसे ही गाड़ी चलने लगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे, वैसे, जब, तब। जब माता जी अंदर आई तभी मैं सो गया, है ना। जैसे, वैसे, जब, तब, ज्यों, त्यों, क्योंकि, इसलिए, जैसे कि, है ना। तो ये जब आगे पीछे जो हमारे दोनों शब्द चलते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है। जैसे आप देखेंगे सरल वाक्य, तुम आकर पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में बताओ, ये हमारा सरल वाक्य है।
इसको अगर हमें संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? तुम आओ और पिताजी के स्वास्थ्य के बारे में बताओ। यही अगर ये मिश्र वाक्य होगा तो क्या बोलेंगे? तुम आकर मुझे बताओ कि पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। तो कई बार हमें सेंटेंस को चेंज करने के लिए थोड़े बहुत शब्दों का हेरफेर करना पड़ता है। एक ही भाव को अलग अलग रचना, सरल, संयुक्त, मिश्र में व्यक्त करने से भाषा अधिक प्रभावशाली और रोचक बनती है। तो इस प्रकार हमारा जो ये पाठ है वाक्य, उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होती है। मुझे एक मोटिवेशन मिलती है अगली नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।